नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608606089453864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms। दोस्तों टॉप 50 MCQs का यह पार्ट 6 है हमारा, जो कि 2022 का हम लोग टोटल करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जनवरी से लेकर के और अगस्त तक ये अपडेटेड करंट अफेयर्स होगा। ठीक है, तो ये हमारा 6th पार्ट है। इससे पहले भी 5 पार्ट दिए जा चुके हैं, उनको जरूर देखिए यदि आपने नहीं देखा है, और हमारे साथ लगातार बने रहिए। ये हमारे कुछ नंबर्स हैं जिन पर कॉल करके या फिर मैसेज करके आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, तो जरूर जुड़िए। और इस वीडियो का भी जो भी हमारा क्वेश्चन है उसका कंप्लीट पीडीएफ और डिटेल्ड जो नोट्स हैं वो लेने के लिए, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये डिटेल्ड हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड जो है एनालिसिस यहाँ पर किया गया है। तो ये प्राप्त करने के लिए आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा कि कहां स्थित अगस्त के मलाई को देश का नया हाथी रिजर्व अधिसूचित किया गया है। तो देश में नया एलिफेंट रिजर्व कहां का है यह बताया जा रहा है, जिसका नाम क्या है, अगस्त मलाई है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। अब इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में अगस्त मलाई नाम से नया एलिफेंट रिजर्व जो है वो अधिसूचित किया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब भारत में हाथियों के संरक्षण और रक्षण के लिए समर्पित एक और, ये जो आपका 1197 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखें तो भारत में टोटल जो हाथी रिजर्व है उनकी संख्या कितनी है, 31 है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को मनाया जाता है पूरे विश्व भर में, ये भी याद रखिएगा। और इस बार जो मनाया गया भारत में वो मनाया गया पेरियार रिजर्व में। ठीक है, पेरियार रिजर्व केरल में मनाया गया, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये कुछ फैक्ट्स है जो कि आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा यदि देखें तो पिछले 3 वर्ष में कर्नाटक के द्वारा जो है दांडेली हाथी अभयारण्य, कर्नाटक में दांडेली, ठीक है, दांडेली। उसके बाद यदि हम लोग देखें तो नागालैंड में सिंगफन, नागालैंड में क्या, सिंगफन, और छत्तीसगढ़ में लेमरू, ये 3 हाथी रिजर्व जो है वो बताए गए हैं, मतलब कि अधिसूचित किए गए हैं। ठीक, तो याद रखिएगा। कहां, दांडेली जो है आपका कर्नाटका में है, कर्नाटक में दांडेली है। यदि सिंगफन की बात करें तो ये जो है आपका नागालैंड में है, नागालैंड में। और यदि बात करें लोमेरू की तो यह जो है आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। यही चीजें जो है यहाँ पर डिटेल में दी हुई हैं, तो इसके लिए आपको हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में पहली सेलाइन वाटर पर चलने वाली लालटेन का नाम क्या रखा गया है। सेलाइन वाटर लालटेन है ये, इसका मतलब क्या है, ये नमक से चलता है लालटेन, मतलब जो नमकीन पानी होता है, समुद्र का जो नमकीन पानी होता है उससे यह लालटेन चलता है। ठीक है, इसके लिए आपको मिट्टी तेल या फिर बाकी पेट्रोल वगैरह की जरूरत नहीं होगी। ठीक, चलिए इसका नाम क्या रखा गया है, रोशनी, प्रकाश, ज्योति या फिर ज्वाला। आंसर क्या है, आंसर है इसका रोशनी। इसका नाम क्या रखा गया है, रोशनी नाम इसका रखा गया है। ठीक है, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने इस एलईडी लैंप को लॉन्च किया है। ये एक एलईडी लैंप है जिसको कि लॉन्च किया गया है रोशनी नाम से। ठीक है, और इसमें क्या किया जाएगा, विशेष रूप से डिजाइन किया गया इलेक्ट्रोड है, उसके बीच इलेक्ट्रोलाइट के रूप में समुद्र के पानी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सामान्य पानी में भी नमक को मिला करके, जो नॉर्मल वाटर होता है उसमें भी यदि नमक को मिला दिया जाए तो वो सेलाइन हो जाएगा, और उसका भी उपयोग इसको चलाने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, इसको बनाया किसके द्वारा गया है, तो राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान। और आपके लिए एक ड्यूटी है कि इसका मुख्यालय का मतलब ये स्थिति कहाँ है, मतलब अवस्थित कहाँ है, यह जरा सा आप गूगल में खोजिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा इसे बनाया गया है। ठीक है, वैसे मेरे पास आंसर है लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में आंसर दूंगा। ठीक है, और आप जो है गूगल में सर्च करके कमेंट में लिखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना के द्वारा उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास किस देश के साथ भाग लेगी भारतीय वायुसेना। with which country will the Indian Air Force participate in the bilateral exercise named उदार शक्ति। सिंगापुर, अमेरिका, मलेशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया में इस अभ्यास के लिए
भाग लेने को भारतीय वायुसेना जो है वो तैयार हो चुकी है। यह द्विपक्षीय अभ्यास होगा, ठीक है, बाइलैटरल होगा। सबसे पहले तो ये याद रखिए बाइलैटरल एक्सरसाइज होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया भी हुआ है। इसके बाद यदि बात करें तो ये होगा कहाँ, तो कुआंतान, कुआंतान नाम का एयर बेस है मलेशिया में। कुआंतान नहीं, कुआंतान होगा, ठीक है, यहाँ पर कुआंतान होगा। कुआंतान नाम का एयर बेस है जहां पर यह किया जाएगा, ठीक है। और भारतीय वायुसेना की तरफ से SU-30 MKI और C-13 विमान जो है वो इसमें शामिल होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। यह जो होगा आपका 4 दिवसीय युद्धाभ्यास होगा, ये भी याद रखिएगा। और पहला जो युद्धाभ्यास था इस तरह का वो 2018 में आयोजित किया गया था, ठीक है। इसके अलावा जो हरिम्यू शक्ति एक और अभ्यास है जो कि मलेशिया के साथ भारत करता है, उसका नाम है हरिमऊ शक्ति युद्धाभ्यास, ठीक है। हरिमऊ शक्ति युद्धाभ्यास जो है वो मलेशिया के साथ प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटेन के पहले भारतीय सांसद कौन है जिनके लंदन स्थित आवास को ब्लू प्लैक से सम्मानित किया गया है, ठीक है। भारतीय पार्लियामेंट्रियन है जो कि लंदन में सबसे पहले बने थे, ठीक है। उनके आवास को ब्लू प्लैक से सम्मानित किया गया है, वो कौन है? लाला हरदयाल, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या फिर भिखाजी कामा। आप लोगों ने यदि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि दादा भाई नौरोजी जो है वो लिबरल पार्टी से चुनाव लड़े थे, ठीक है, और ब्रिटिश संसद के पहले सदस्य बने थे, ठीक है। और ये जो है उनका जो आवास है, लंदन स्थित आवास है, उसी को ब्लू प्लैक से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और ये जो है इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी के तहत जो है ये ब्लू प्लैक दिया जाता है सम्मान, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, ठीक है। भारतीय राजनीति के पितामह इनको कहा जाता है। ये जो है 1901 में इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह भी आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में। और इसके बाद यदि देखें तो जुलाई 1892 में क्या हुआ था कि इन्होंने फिल्सबरी सेंट्रल से जो है उत्तरी लंदन निर्वाचन क्षेत्र के लिए लिबरल टिकट पर, जो मैंने पहले बताया लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटेन की संसद में पहले ऐसे भारतीय बने थे जो कि बैठे थे, ठीक है। तो याद रखिएगा लिबरल पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा था। 1892 में ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्रियन बने थे, ठीक है। और इंग्लिश हेरिटेज के द्वारा जो है, इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी के द्वारा ये ब्लू प्लैक सम्मान दिया जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, ठीक है। और 1901 में इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब लिखी थी, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट जो है मैंने आपको बताए हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय सेना में पुरानी तोपों को आधुनिक 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गन से बदलने के लिए ATAGS परियोजना की शुरुआत DRDO के द्वारा कब की गई? इन द इंडियन आर्मी द ओल्ड गन्स वर रिप्लेस्ड बाय द मॉडर्न 155 mm. When was the ATAGS project started by DRDO to replace it with artillery gun? 2010, 2012, 13 और 2015। अब ये जो शुरुआत की गई थी यह 2013 में की गई थी। इसकी शुरुआत DRDO ने कब की थी? 2013 में की गई थी, ठीक है। और यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो ये चर्चा में क्यों है, तो 15 अगस्त को, इस बार जो है 15 अगस्त को लाल किले से पहली बार DRDO के द्वारा बनाए गए स्वदेशी हॉवित्जर तोपों ने सलामी दी है, ठीक है। 21 तोपों की सलामी दी है, याद रखिएगा। और इसे ATAGS भी कहा जाता है। ATAGS का फुल फॉर्म है एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। एडवांस्ड टोड TOWED टोड आर्टिलरी गन सिस्टम इसको कहा जाता है। मतलब ये जो है आपका ATAGS का फुल फॉर्म है, ठीक। इसको कहा जाता है हॉवित्जर गन जो है वो एक प्रकार का ATAGS है, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2013 में की गई थी। और इसके लिए नोडल एजेंसी कौन है? तो पुणे स्थित सुविधा आयुष अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान, ये जो है इसके लिए नोडल एजेंसी है। रेंज इसका कितना है? 48 किलोमीटर है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो है -30 डिग्री से लेकर 75 डिग्री के टेम्परेचर पर भी काम कर सकती है, ठीक है। 155 mm कैलिबर का यह तोप है जो कि हर मिनट में 5 गोले दाग सकता है, ठीक है। तो यह इसकी कुछ विशेषताएं हैं। चलिए यही सब लिखा हुआ है यहाँ पर, पेड ग्रुप में ज्वाइन करिएगा तो आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जम्मू कश्मीर में बनाए जा रहे दुनिया के सबसे ऊंचे पुल चिनाब ब्रिज की चिनाब नदी के जल स्तर से ऊंचाई क्या है, ठीक है। व्हाट इज द हाइट ऑफ चिनाब ब्रिज, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ब्रिज बीइंग बिल्ट इन द जम्मू कश्मीर एबव द वाटर लेवल ऑफ चिनाब रिवर? 249 मीटर, 259 मीटर, 349 मीटर या फिर 359 मीटर? आंसर क्या हो जाएगा? इसकी जो ऊंचाई है आपकी वो है 359 मीटर, 359 मीटर इसकी हाइट है चिनाब नदी के जल स्तर से।
ठीक है, याद रखिएगा चिनाब नदी के जल स्तर से इसकी ऊंचाई है। ठीक है, 1315 मीटर लंबा है यह, 1315 मीटर इस पुल की लंबाई है, ये भी याद रखिएगा। चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। और सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज पर ओवर आर्क डेक का उद्घाटन जो है वो हाल ही में किया गया है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। ठीक है, यह पुल जो है वो सलाल ए और दुग्गा रेलवे स्टेशनों को जोड़ता है। किसको इसको जोड़ता है? सलाल ए और दुग्गा रेलवे स्टेशनों को यह जोड़ता है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 28,000 करोड़ रुपया का अनुमानित लागत से इसको बनाया जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। इसके लिए कॉस्ट कितना है? 28,000 करोड़। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेट ग्रिड नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड का नया सीईओ किसको नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ नेट ग्रिड नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड? पीयूष गोयल, रितेश गोयल, अमिताभ गोयल या फिर संतोष गोयल? आंसर क्या हो जाएगा? पीयूष गोयल। लेकिन ये जो पीयूष गोयल है ये केंद्रीय मंत्री नहीं है, ये एक आईएएस अधिकारी हैं, ये याद रखिएगा। पीयूष गोयल कौन है? 1994 बैच के एक आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, जिनको नेट ग्रिड का सीईओ नियुक्त किया गया। नेट ग्रिड है क्या? नेट ग्रिड जो है वो भारत की आतंकवाद निरोधी क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से गुप्तचर सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए केंद्रीय संगठन है। नेट ग्रिड इज अ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग विद द एम ऑफ इनहेंसिंग इंडियाज काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटीज। ठीक है, और आईएएस अधिकारी जो पीयूष गोयल है वो अभी गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पोस्ट पर है। ठीक है, गृह मंत्रालय में, होम मिनिस्ट्री में। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 11 और आर्द्र भूमि शामिल करने के बाद भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आजादी का 75 साल पूरा हो गया है, इसलिए संख्या को जो है 75 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है और आगामी लक्ष्य जो है इस संख्या को 100 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो कहां पर सबसे ज्यादा रामसर साइट है यही पूछा जा रहा है। ओडिशा, तमिलनाडु, असम या फिर मध्य प्रदेश? तो सबसे ज्यादा जो रामसर साइट है वो है तमिलनाडु में। संख्या इसकी कितनी है? 14 है। टोटल 14 जो है आपके तमिलनाडु में है, जो कि सबसे ज्यादा है। उसके बाद 10 है आपके यूपी में। ठीक है, तमिलनाडु के बाद सबसे ज्यादा कहां है? यूपी में है। ठीक है, याद रखिएगा। 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था, ईरान का एक शहर है रामसर, वहीं पर। ठीक है, और भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर संधि पर हस्ताक्षर किया था, यह भी आपको याद रखना चाहिए। अभी जो 11 जोड़ा गया है उसमें 4 जो है वो तमिलनाडु का है, 4 जो है वो तमिलनाडु का है, याद रखिएगा। उड़ीसा का 3 है, उड़ीसा का 3 है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर का 2 है। 2 कहां का है? जम्मू कश्मीर। 4 3 7 हो गया। 2 जो है वो आपका JNK का है, जम्मू कश्मीर का है। इसके बाद यदि देखें तो मध्य प्रदेश, MP और महाराष्ट्र का 1-1 है। ठीक है, तो ये जो 11 जोड़ा गया है उसमें कौन कौन है ये मैंने आपको बताया। टोटल जो है आपका टोटल कवर यदि देखें तो टोटल एरिया कवर जो हो गया है 13,26,677, इतना हेक्टेयर क्षेत्र को जो है अब रामसर साइट्स कवर कर रहे हैं। ठीक है, 13,26,677 हेक्टेयर को। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसकी 150वीं जयंती और स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 कारागारों में उसके जीवन और दर्शन पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया? महर्षि अरविंदो, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या फिर राजा राम मोहन राय? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा महर्षि अरविंदो। महर्षि अरविंदो का जन्म जो हुआ था वो 15 अगस्त को ही हुआ था। ठीक है, 15 अगस्त को ही इनका जन्म हुआ था 1872 में। ठीक है, तो इनके जन्म का जो है 150 वर्ष पूरा हुआ है और आजादी का भी 75 वर्ष पूरा हुआ है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो है आपका 75 कारागारों में महर्षि अरविंदो के जीवन दर्शन पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ठीक है, 1908 में इनको जो है 1908 में कैद किया गया था अलीपुर बम कांड के दौरान। ठीक है, और 1926 में इन्होंने अरविंदो आश्रम की स्थापना की थी और 5 दिसंबर 1950 को इनका निधन हो गया था। कहां पर? पांडिचेरी में हो गया था। ठीक है, याद रखिएगा निश्चित तौर पर ये महर्षि अरविंदो के बारे में। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने 12 अगस्त को प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था? 1989, 1995, 1999 या फिर 2005? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1999। मतलब 1999 में यह फैसला किया गया था कि प्रत्येक वर्ष जो है 12 अगस्त को प्रत्येक वर्ष जो है ये बनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा युवाओं का। ठीक है, और ये पहली बार कब मनाया गया था? 2000 में मनाया गया था। मतलब 99 में निर्णय लिया गया, सन 2000 में यह पहली बार मनाया गया था 12 अगस्त को। ठीक है, याद जरूर रखिएगा। 1998 में क्या हुआ था? संयुक्त राष्ट्र महासभा में लिस्बन में, कहां पर? लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी है ना लिस्बन। लिस्बन में युवाओं के कल्याण के लिए जिम्मेदार मंत्रियों के विश्व सम्मेलन
के द्वारा एक सिफारिश की गई थी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने के लिए, और उसी सिफारिश के आधार पर यह किया गया। ठीक है, 1985 में जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1985 को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया था। और इस बार का जो थीम है वो क्या है? थीम है इंटरजेनरेशनल सॉलिडारिटी, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेज। क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेज। ठीक है, यह जो है आपका इस वर्ष का थीम है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इंटरजेनरेशनल सॉलिडारिटी, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। ठीक है, याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्माइल 75 इनिशिएटिव किस मंत्रालय की पहल है? स्माइल 75 इनिशिएटिव इज अ इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट? तो ये जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का यह एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो है 75 नगर निगमों की पहचान करके, और जो लोग भिक्षावृत्ति के काम में लगे हुए हैं, भीख मांगने का काम करते हैं, उनके लिए व्यापक पुनर्वास योजना लागू किया गया है। ठीक है, रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम किया गया है, और इसकी शुरुआत जो है न्यू दिल्ली के निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन से किया गया है। ठीक है, रेलवे किनारे आप लोग देखते होंगे, रेलवे लाइन पर या फिर रेलवे स्टेशनों के आसपास जो है वो भीख मांगने का काम लोग करते हैं। ठीक है, तो निजामुद्दीन में जो है क्या किया गया है? रैन बसेरा का निर्माण किया गया है। ठीक है, और यह जो है 2025-26 तक के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए किया गया है। ठीक है, 2025-26 तक के लिए इस योजना पर कितने 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा बनाए गए वर्चुअल म्यूजियम स्पेस टेक पार्क का नाम क्या है? वर्चुअल इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक वर्चुअल म्यूजियम स्पेस टेक पार्क बनाया है, उसका नाम क्या है? यह पूछा जा रहा है। स्पार्क, स्पेस शटल, या फिर रैम्प? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है इसका कि स्पार्क नाम इसको दिया गया है। ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया है? स्पार्क नाम रखा गया है। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या किया जाएगा? स्पार्क जो है यह इसरो का पहला 3D वर्चुअल स्पेस टेक पार्क है। 3D वर्चुअल स्पेस टेक पार्क है यह इसरो का पहला, याद जरूर रखिएगा। ठीक है, और इस प्लेटफॉर्म पर इसरो का जितना भी लॉन्च व्हीकल है, सैटेलाइट है, वैज्ञानिक मशीन से जुड़ा हुआ विभिन्न डॉक्यूमेंट्स है, इमेज और वीडियो वगैरह है, वो सब कुछ देखा जा सकता है। ठीक है, तो याद जरूर रखिएगा, स्पार्क का शुभारंभ किया गया है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान और पेरेंटिंग ऐप जीवन के कितने वर्षों में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर केंद्रित है? पालन 1000 नेशनल कैंपेन एंड पेरेंटिंग ऐप फोकसेस ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हाउ मेनी ईयर्स ऑफ लाइफ? इन द फर्स्ट 2 ईयर्स, इन द फर्स्ट 5 ईयर्स, 10 ईयर्स और 12 ईयर्स? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका पहले 2 वर्षों में। पहले 2 वर्षों में जो पालन का काम होता है, बच्चों में जो भी संज्ञानात्मक विकास होता है उस पर यह केंद्रित होगा। पालन 1000 नाम है इसका। ठीक है, याद रखिएगा, माता पिता, परिवारों और अन्य लोगों की देखभाल करने वालों के लिए प्रारंभिक वर्षों के प्रशिक्षण को परिवारों के बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब कि शुरुआत में जो भी पेरेंटिंग किया जाता है बच्चों का, जो 2 वर्ष के उम्र के तक के बच्चे हैं उनका जो पेरेंटिंग का काम किया जाता है उसमें यह ऐप मदद करेगा। ठीक है, इसमें प्यार में वृद्धि करना, बात करना, व्यस्त रहना, घूमने फिरने और खेल के माध्यम से अन्वेषण करना, कहानियां पढ़ना, चर्चा करना और स्तनपान के दौरान बच्चे के साथ मां का संबंध और तनाव का प्रबंधन और शांत करना इत्यादि शामिल है। इस ऐप को अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट कॉन्क्लेव के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको जो है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट कॉन्क्लेव में जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हाल ही में फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन मतलब फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है। फीफा का मुख्यालय कहाँ है? फीफा का मुख्यालय पूछा जा रहा है कि कहाँ है। इसका मुख्यालय द हेग में है, जेनेवा, ज्यूरिख या फिर ब्रिस्बेन में? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ज्यूरिख। फीफा का मुख्यालय जो है वो ज्यूरिख में है। अच्छा, क्यों कर दिया गया इसको, बैन क्यों कर दिया गया? तो यहाँ पर एक हमारे नेताजी हैं, ठीक है, प्रफुल्ल पटेल जी, जो कि इसके चेयरमैन है। ठीक है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के चेयरमैन है। अब वो जो है उनका कार्यकाल 12 वर्ष का पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी वो जो है अपना पद त्यागने को तैयार थे ही नहीं। ठीक है, अब पद त्यागने को तैयार नहीं थे तो वो मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? एक थर्ड पार्टी का गठन कर दिया जो कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का क्या करेगा? देखभाल करेगा या फिर उसका कार्यभार संभालेगा। अब ये थर्ड पार्टी जो है वो ही फीफा कह रहा है कि ये थर्ड पार्टी का कोई भी जो इन्फ्लुएंस है वो नहीं चलने देंगे जब तक
एक अस्थायी निकाय नहीं बनाते हैं या फिर अस्थायी लीडर घोषित नहीं करते हैं जो कि नेतृत्व करे आपके ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का, तब तक हम आपको मान्यता नहीं देंगे, ठीक है। और यही कारण है कि अंडर 17 का जो मेजबानी करने वाला था भारत, उस मेजबानी का अधिकार भी छीन लिया गया है, ठीक है। अंडर 17 महिला विश्व कप का मेजबानी भारत करने वाला था, ठीक है, याद जरूर रखिएगा। दिसंबर 2020 में चुनाव नहीं करवाने के कारण 18 मई को प्रफुल्ल पटेल को भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था और इसके संचालन के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एस.आर. दवे की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय प्रशासकों की समिति का गठन किया गया था। तो किसकी अध्यक्षता में? ए.आर. दवे की अध्यक्षता में किया गया था। 3 सदस्यीय एक फेडरेशन का गठन किया गया, समिति का गठन किया गया था, ठीक है। फीफा जो है 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904 में स्थापित हुई थी। यह क्या है? एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें 211 टोटल सदस्य शामिल हैं और मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख में है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हर घर जल प्रमाणित देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन है गोवा, मध्य प्रदेश, असम या फिर हिमाचल प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका गोवा। आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा जो है वो हर घर जल से प्रमाणित पहला राज्य बन गया है, ठीक है, याद जरूर रखिएगा। और यदि हम लोग बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, तो दादर नागर हवेली जो है और साथ में इसके दमन और दीव भी जुड़ गया है। तो दमन और दीव ये जो है पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो कि बन गया है हर घर जल से प्रमाणित। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार का जो हर घर जल योजना है, जल जीवन मिशन है, वो हर एक घर तक यहाँ पर पहुंच गया है। यही कारण है कि इसको हर घर जल प्रमाणित देश का पहला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है, ठीक है। जल जीवन मिशन जो है वो केंद्र सरकार की प्रमुख योजना है जिसमें 2024 तक हर घर में पीने योग्य पानी नल के जरिए आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य ने निर्धन परिवार के बच्चों के लिए विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू करने का ऐलान किया है? Which state has announced to start विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ पुअर फैमिली? नागालैंड, असम, मणिपुर या फिर अरुणाचल प्रदेश। कौन होगा इसमें? इसमें हो जाएगा आंसर क्या? असम हो जाएगा। असम का जो मुख्यमंत्री है हिमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने क्या किया है? निर्धन परिवारों के बच्चों के लिए विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू करने का ऐलान किया है। इसमें क्या होगा? 10 महीने के लिए जो वंचित बच्चे हैं, 10 महीने के लिए जो वंचित बच्चे हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है और 10 महीने के बाद बच्चों को जो आपका रेगुलर शिक्षा प्रणाली है उससे जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसानों को वर्ष 2022-23 से लेकर 24-25 तक के लिए 3 लाख रुपए तक के लघु अवधि के कृषि ऋण देने के लिए कितने प्रतिशत का ब्याज अनुदान प्रदान किया गया है? What percentage of interest subsidy has been provided to farmers for short-term agriculture loans up to 3 lakhs from the year 2022-23 to 24-25? तो इसमें जो है आपका 0.5%, 1%, 1.5% या फिर 2%। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसमें 1.5%। 1.5% का सब्सिडी जो है इसमें घोषित किया गया है, ठीक है। और इसमें बढ़ोतरी के लिए कितना बजट का जो प्रावधान किया गया है वो है 34,856 करोड़ रुपए का इसके लिए प्रावधान किया गया है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और किसान समय पर ऋण चुकाते समय 4% सालाना की वार्षिक ब्याज दर पर अल्पकालीन कृषि ऋण लेते रहेंगे, ठीक है। तो वो जो अल्पकालीन कृषि ऋण दिया जाएगा वो 4% पर लगातार दिया जाता रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम NAFIS को किस संस्था ने तैयार किया है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 के दौरान किया गया? नेट ग्रिड, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या फिर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? तो इसको जो है किसने बनाया है, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसको NCRB के द्वारा तैयार किया गया है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। NCRB इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, NCRB, इसने इसको तैयार किया है, ठीक है। और गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा नीति सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया, ठीक है, अमित शाह ने किया, ये याद रखिएगा। और NCRB के द्वारा NAFIS का तैयार किया गया है जिसका उद्घाटन भी उन्होंने किया है, ठीक है। इस व्यवस्था में सेंट्रलाइज्ड फिंगरप्रिंट डेटाबेस की मदद से मामलों के त्वरित निष्पादन में आसानी होगी। जो भी मामला होता है NCRB का या फिर क्राइम से जुड़ा हुआ जो भी मामला होता है वो तुरंत ही निपटाया जा सकेगा इस प्रणाली के माध्यम से, क्योंकि नेशनल फिंगरप्रिंट प्रणाली है तो फिंगरप्रिंट से जो चोर है, अपराधी है, उनकी पहचान तुरंत की जा सकेगी, ठीक है। देश भर में कितने शहरों ने खुद को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया है, अर्थात सफाई कार्यों के मशीनीकृत होने की घोषणा कर दी है? हाउ मेनी सिटीज अक्रॉस द कंट्री हैव डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज सफाई मित्र सेफ सिटीज
that is have announced the mechanization of cleaning works। क्लीनिंग वर्क्स करने का क्या मतलब होता है? जो गटर वगैरह की सफाई होती है उसको मशीन से किया जा रहा है इन सभी जिलों में। तो 100 है, 200 है, 400 है या फिर 500 है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 500 शहरों में ये टोटल जो प्रक्रिया है, सफाई की जो प्रक्रिया है वो मशीनाइज्ड हो चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज। ठीक, और इसके लिए जो मेन हॉल है या फिर मेन हॉल को मशीन हॉल में बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। मशीनीकरण और कर्मचारियों की सुरक्षा की दिशा में जारी प्रयासों को गति देने के लिए आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, ये जो है आपका आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने संयुक्त रूप से नमस्ते योजना शुरू की है। इसके लिए क्या योजना शुरू किया गया है? नमस्ते योजना शुरू किया गया है। किसके किसके द्वारा? याद रखिएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और साथ में शहरी कार्य मंत्रालय, इन दोनों मंत्रालयों के द्वारा ये नमस्ते योजना शुरू की गई है। ठीक है, साल 2019 में विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज शुरू किया था। ठीक है, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज शुरू किया था और इसी के माध्यम से जो है ये टोटल जो सफाई का काम है उसको मशीनाइज्ड करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, तो ये सब बातें आप याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुजा समूह की कंपनी अशोक लीलैंड की इलेक्ट्रिक वाहन यूनिट स्विच मोबिलिटी ने देश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहां लॉन्च की है? तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि किसने चालू की है? स्विच मोबिलिटी ने चालू की है। ठीक है, अब कहां चालू की है? कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई या फिर बैंगलोर? आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई जो है उस वहां शुरू किया गया है। स्विच मोबिलिटी के द्वारा डबल डेकर बस होगा जो कि किससे चलेगा? इलेक्ट्रिक पावर से चलेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा। ठीक है, याद रखिएगा, हिंदुजा ग्रुप का है ये, जिसका अशोक लीलैंड आता है ना, उसी का है ये। ठीक है, याद रखिएगा। 1967 में अशोक लीलैंड जो है वो प्रमुख भारतीय विनिर्माता कंपनी बनी थी। 1967 में शुरुआत हुई थी इसकी। ठीक है, अशोका लीलैंड की। हिंदुजा समूह की कंपनी अशोक लीलैंड की इलेक्ट्रिक वाहन यूनिट है स्विच मोबिलिटी। ठीक है, जिसने डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस लॉन्च किया है और यह देश का पहला इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस होगा और इसमें जो है 66 सीट होगा। इस बस में कितना सीट होगा? 66 सीट होगा। ठीक है, और बृहन मुंबई विद्युत आपूर्ति और परिवहन यानी कि बेस्ट को डबल डेकर बसों के अपने मौजूदा बेड़े को इलेक्ट्रिक में बदलने में यह जो है मदद करेगी। ठीक है, BEST इसका है शॉर्ट फॉर्म, बेस्ट। ठीक है, और इसका जो फुल फॉर्म है वो है बृहन मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर कहाँ स्थित है जिसने ICAR के साथ मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप विकसित किया है? कौन सा मोबाइल ऐप? मत्स्य सेतु नाम है मोबाइल ऐप का। ठीक है, अब ये कहाँ स्थित है ये पूछा जा रहा है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर कहाँ लोकेटेड है? राजकोट, शिमला, भुवनेश्वर या फिर इंदौर? तो ये जो है आपका भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, भुवनेश्वर में स्थित है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। ठीक है, भुवनेश्वर, और इसी के द्वारा इस ऐप को विकसित किया गया है। ठीक, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड की 9वीं जनरल बॉडी की बैठक के दौरान मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, और इसमें एक एक्वा बाजार नामक फीचर है, AQUA एक्वा बाजार नाम का फीचर है जिसको कि लॉन्च किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। इसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान किया गया है। ठीक है, मार्केट प्लेस का उद्देश्य क्या है कि जलीय कृषि के क्षेत्र में शामिल विभिन्न हितधारकों को आपस में जोड़ना है। ठीक है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो कि एक्वा एग्रीकल्चर करते हैं उन सबको आपस में जोड़ना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 अगले वर्ष कहां आयोजित होगा? इंदौर, पटना, लखनऊ या फिर दिल्ली? प्रवासी भारतीय दिवस जो 2023 में आयोजित किया जाएगा वो कहां आयोजित किया जाएगा यही घोषणा की गई है और यह जो है इंदौर में आयोजित किया जाएगा। याद रखिएगा, प्रतिवर्ष जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि इसी दिन जो है महात्मा गांधी भारत लौटे थे 1915 में। ठीक है, 1915 में इसी दिन 9 जनवरी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसीलिए 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी, लेकिन 2015 में इसको संशोधित किया गया। ठीक है, 2015 में इसको संशोधित किया गया और इसको हर 2 साल पर मनाने का निर्णय लिया गया। उससे पहले यह प्रतिवर्ष मनाया जाता था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की यदि हम लोग बात करें तो यह 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन था जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। मैंने बताया जैसे कि 2 साल पर आयोजित किया जाता है, तो 2021 में जो किया गया था वो 16वां सम्मेलन था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि अभी ये तो हुआ नहीं है, 2023 वाला तो अभी हुआ नहीं है, तो पिछला जो हुआ था उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो यह कहाँ आयोजित हुआ था? दिल्ली में आयोजित हुआ था, ये याद रखिएगा। और इसका विषय क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्लू ड्यूक को राजकीय तितली के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। तो बेसिकली क्वेश्चन है कि ब्लू ड्यूक जो तितली है उसको राजकीय तितली बनाने की घोषणा कहाँ के मुख्यमंत्री ने की है? असम, सिक्किम, मणिपुर या फिर मेघालय। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो सबसे पहले याद रखिएगा सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, ठीक है, जिन्होंने ब्लू ड्यूक को राजकीय तितली बनाने की घोषणा की गई है, ठीक है। और यह तितली जो है पहली बार 1858 में देखी गई थी, ये याद रखिएगा। सबसे पहले तो ये ब्लू ड्यूक जो है सिक्किम और पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है बासरोना दुर्गा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बासरोना दुर्गा है। थोड़ा देसी नाम है इसलिए आप याद रखिएगा, ठीक है। और ब्लू ड्यूक जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में आता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% परिवारों को चिकित्सा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला जिला बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको याद रखना चाहिए मांडवी गुजरात, धौलपुर राजस्थान, पूर्णिया बिहार या फिर सांबा जम्मू कश्मीर। आंसर क्या हो जाएगा? सांबा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश अब हो गया है, तो इसी के जम्मू संभाग का एक जिला है सांबा जिला, जो कि 100% परिवारों को सेहत योजना का लाभ देने वाला जिला बन गया है, ठीक है। यहाँ पर प्रत्येक आयुष्मान भारत कार्ड जो है उसमें क्या किया जाता है कि 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है प्रति वर्ष, हर एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का इलाज प्रति वर्ष दिया जाता है इसके माध्यम से, ठीक है, याद जरूर रखिएगा। और इससे जो है कैशलेस सुविधा से इलाज कराया जा सकता है, जिसमें अस्पताल में भर्ती होने के पहले 3 दिन और अस्पताल में भर्ती होने के बाद 15 दिनों तक के खर्चे शामिल हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है? किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। आपको याद होगा कि मिथिला कहां पर है? बिहार में। तो आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग मिल गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अब राज्य का, बिहार का टोटल 5 उत्पाद है, कृषि उत्पाद है, जिसको कि अंतरराष्ट्रीय पहचान मिल चुका है। इसमें जो है जर्दालू आम है, एक बार मैं बता दूं बीपीएससी के लिए बहुत ज्यादा काम आएगा। जर्दालू आम है जो कि कहाँ का है? भागलपुर का, ठीक है, ये जो है भागलपुर का जर्दालू आम है। उसके बाद इसमें क्या है? आम, ये जो है कतरनी धान है, ठीक है, कतरनी चावल या फिर धान कहिए, ये है कतरनी धान, ठीक है, ये भी भागलपुर का है, ये भी भागलपुर का है। इसके अलावा नवादा का मगही पान है, मगही पान है जो कि कहाँ का है? नवादा का है। ये सब कृषि उत्पाद हैं जिनको कि जीआई टैग दिया है। और भी बहुत सारा चीज है जिसको कि जीआई टैग दिया जा चुका है, ठीक है। शाही लीची है, शाही लीची है जो कि आपका मुजफ्फरपुर का है, ठीक है। तो ये 5 हो गया, जर्दालू आम, कतरनी धान, मगही पान, शाही लीची और अब मिथिला मखाना। तो ये सब जो है कृषि उत्पाद है जिनको कि दिया गया है। इसके अलावा सिलाव खाजा है, ये सबको भी दिया गया है, ठीक है। भागलपुर का सिल्क का साड़ी है, उसको भी दिया गया है जीआई टैग, ठीक। तो ये सब भी उत्पाद है बिहार के, लेकिन ये सब कृषि उत्पाद है। चलिए आगे देख लेते हैं। 5 टोटल कृषि उत्पाद हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारतीय नौसेना का 6 सदस्यीय दल किस नौका से गोवा से पोर्ट लुई मॉरिशस के लिए नौसैनिक अभियान पर रवाना हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पर है आईएनएस महादेई, आईएनएसवी तरनी, आईएनएसवी बुलबुल या फिर आईएनएसवी हरियाल। तो यहाँ पर जो है इसमें आईएनएसवी तरनी जो है उसके माध्यम से यह दल गया है, कहां पर? मॉरिशस गया है, ठीक है। गोवा से यह यात्रा शुरू हुई थी और पोर्ट लुइस मॉरिशस के लिए यह यात्रा हुई है, ठीक है। इसमें जो है टोटल 6 सदस्य शामिल हैं, ठीक है। इससे पहले भी एक ऑल वुमेन था, वो जो गया था वो भी आईएनएस तरनी पर गया था। ऑल वुमेन मतलब ये था दल था जो कि इससे पहले गया था आईएनएस तरनी के माध्यम से, लेकिन इस बार जो है 3 महिलाएं हैं और 3 पुरुष हैं, तो इस बार जेंडर जो है वो बराबर कर दिया गया है। भारतीय नौसेना के पास समुद्री यात्रा करने के लिए 6 नौकाएं हैं, जिनमें आईएनएसवी महादेई है। ये 6 जो नौकाएं हैं इनके बारे में आपको याद रखना चाहिए, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं। इसमें जो है आईएनएसवी महादेई है, इसके अलावा आईएनएसवी तरनी है, आईएनएसवी बुलबुल है, आईएनएसवी हरियाल है, कदलपुरा है और नीलकंठ है। ये जो 6 नौकाएं हैं जिनके माध्यम से समुद्री अभियान किया जाता है। और तरनी जो है वो 2017 में नाविका सागर परिक्रमा के तहत दुनिया में चक्कर लगाया था और इसमें जो है सभी महिला अधिकारी शामिल थी, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जनजातीय युवाओं में कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण उद्यमी परियोजना कहां शुरू की गई है? वेयर वाज द रूरल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट लॉन्च्ड टू प्रमोट स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप
लीडरशिप एमॉन्ग ट्राइबल यूथ? रांची, रायगढ़, लखनऊ या फिर जबलपुर? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा रांची। रांची में यह शुरू किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने सेवा भारती और युवा विकास सोसाइटी के साथ साझेदारी में जनजातीय समुदायों को उनके समावेशी और सतत विकास के लिए कौशल प्रशिक्षण बढ़ाने के लिए यहाँ पर ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। कहाँ? रांची में, ठीक है। और इस कार्य के लिए विशेष रूप से 85,000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो आवंटित किया गया है, ठीक है। केंद्र सरकार ने मंजूरी दी थी आदिवासी क्षेत्रों के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के दौरान जिन देशों को संयुक्त राष्ट्र के 5 नए अस्थायी सदस्य देशों के रूप में जोड़ा गया है उनमें कौन शामिल नहीं है? तो अल्बानिया, ब्राजील, गेबोन या फिर ईरान, इसमें कौन सा शामिल नहीं है ये पूछा जा रहा है, ठीक। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर किन किन को शामिल किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि अल्बानिया, ब्राजील, गेबोन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात को शामिल किया गया। तो अल्बानिया है, ब्राजील है, गेबोन है, घाना, ठीक। तो अल्बानिया है, ब्राजील है, गेबोन है। यहाँ पर ईरान जो है उसको शामिल नहीं किया गया है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो अल्बानिया जो है वो पहला ऐसा देश है जो पहले कभी भी सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं रहा है और नवनिर्वाचित 5 सदस्यों के अलावा टोटल 10 अस्थायी सदस्य होते हैं ना जी, नॉन परमानेंट मेंबर टोटल 10 होते हैं, ठीक है। तो इसमें अन्य जो 5 हैं उसमें भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे शामिल है और 5 नए जो हैं वो अल्बानिया, ब्राजील, गेबोन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात हो गए, ठीक है। और टोटल जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उनमें है चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। ये तो आपको याद रखना ही चाहिए हमेशा के लिए, ठीक है। हर साल इसके लिए चुनाव होता है, ठीक है, और कार्यकाल जो होता है वो 2 वर्ष का होता है, ठीक है। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर हर साल इसका चुनाव होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में जिन 4 देशों को नया सदस्य बनाया है उनमें कौन शामिल नहीं है? तो कौन कौन? बांग्लादेश, भूटान, उरुग्वे या फिर मिस्र। अब इसमें कौन सा शामिल नहीं है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सा देश शामिल किया गया है ये सबसे पहले देख लेना जरूरी है। तो इसमें जो है पहले शामिल किया गया था बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे को शामिल किया गया था और अब जो है मिस्र को शामिल किया गया। तो बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे और मिस्र। तो इसमें जो है भूटान को शामिल नहीं किया गया है। तो 4 जो देश हैं उसमें बांग्लादेश है, उरुग्वे है, इजिप्ट यानी कि मिस्र है और साथ में आपका कौन है? यूएई है, ठीक है। तो इन चारों को शामिल किया गया। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में। औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत जो है वो जुलाई 2015 में की गई थी और मुख्यालय इसका कहाँ है? शंघाई, चाइना में है, ठीक है। और एनडीबी के अध्यक्ष कौन है? मार्कोस ट्रायजो हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। एनडीबी जो है वर्ष 2014 में ब्राजील के फोर्टालिजा में आयोजित छठे ब्रिक्स सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ब्रिटेन में सत्ता समाप्त कर कौन दुनिया का सबसे नया गणराज्य बन गया है? मतलब कि ब्रिटेन का उस पर कब्जा था, अब जो है ब्रिटेन का कब्जा उसने समाप्त कर दिया है। बारबाडोस, हैती, पनामा या फिर क्यूबा? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बारबाडोस। बारबाडोस ने महारानी जो एलिजाबेथ है उनका शासन समाप्त कर दिया है और अब ये जो है एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बन गया है, ठीक है। स्वतंत्रता इसको 55 साल पहले ही मिल गई थी, लेकिन फिर भी ये जो है अपने ऊपर महारानी का आधिपत्य मानता था। लेकिन अब जो है इसने क्या किया है कि मतलब कि अपने ऊपर से ब्रिटेन की महारानी का नियंत्रण समाप्त कर दिया है। हालांकि 54 राष्ट्रमंडल देशों में ये शामिल है और उसका सदस्य ये बना रहेगा। इसका राजधानी कहाँ है? इसका राजधानी है बारबाडोस का ब्रिज टाउन, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा यदि बात करें तो 30 नवंबर 1966 को इसको स्वतंत्रता मिल गई थी। तो स्वतंत्रता का कितना साल हो गया? 55 साल हो गया, ठीक है। वर्तमान राष्ट्रपति जो है इसके वो है डैम सेंड्रा पुनेला मेजन। वर्तमान प्रधानमंत्री की बात करें तो मिया अमोर मोटली हैं और बारबाडोस जो है वो आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी एक पार्टनर देश है, ठीक, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पहली बार भारत में 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किस राज्य में किया गया? तमिलनाडु, चेन्नई, केरल या फिर महाराष्ट्र? ये भी पूछा जा सकता है कि 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किस देश में किया गया? तो कहाँ किया गया? भारत में किया गया। और भारत में यदि पूछ दे कि किस राज्य में किया गया तब यहाँ पर ऑप्शन बनता है तमिलनाडु, चेन्नई, केरला या फिर महाराष्ट्र। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन जो है वो चेन्नई में किया जा रहा है, ठीक है, चेन्नई में किया जा रहा है। और इसका जो शुभंकर है उसका नाम क्या है? थम्बी। शुभंकर जो है इसका उसका नाम है थम्बी, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इसका जो 1927 से यह जो है आपका शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। और पहली बार जो है इसका आयोजन भारत में किया जा रहा है और 30 साल के बाद इसका आयोजन जो है वो एशिया में किया जा रहा है। 187 देश इसमें भाग ले रहे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी भागीदारी होगी भारत से भी 6 टीमें शामिल की गई हैं और टोटल 30 खिलाड़ी इसमें शामिल हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में वर्चुअल शिलान्यास किया है? तो इसका नाम क्या है? इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स। तो ये सब्जियों के लिए है। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात, कहां पर किया गया है? तो ये जो है आपका उत्तर प्रदेश में किया गया है। और उत्तर प्रदेश में कहा? तो चंदौली में, उत्तर प्रदेश के चंदौली में किया गया है। ये जरूर याद रखिएगा, खास करके यूपी वाले जो है निश्चित तौर पर याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है किसको? चंदौली को जाना था, राइस बाउल ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है। भारत इजराइल कार्य योजना के तहत इजराइल के द्वारा इजरायली विशेषज्ञों के माध्यम से उत्कृष्टता केंद्र को प्रौद्योगिकी प्रदान की जाती है, मतलब टेक्निकल जो सहायता है वो प्रदान की जाती है, जिन्हें प्रदर्शित करने की दृष्टि से अवसंरचना निर्माण के लिए राशि MIDH से उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के चंदौली में है, ये जरूर याद रखिएगा, सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र। चलिए आगे देख लेते हैं। दुनिया की पहली इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप भारत के किस राज्य में स्थापित की गई? द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप वाज इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? तो ये जो है आपका कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड में कहा? आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में किया गया है। ठीक है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक संस्थान स्थापित है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज। ठीक है, और ये जो है नैनीताल में, कहां पर है? नैनीताल में है, उत्तराखंड के नैनीताल में। वहीं पर एक है देवस्थल वेधशाला, देवस्थल वेधशाला है जहां पर ये किया गया है। ठीक है, वेधशाला है जहां पर कौन सा? इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना की गई है। ठीक है, अब ये जो है हिमालय में 2450 मीटर की ऊंचाई से, 2450 मीटर की ऊंचाई से ILMT का उपयोग करके क्षुद्र ग्रह हो गया, एस्ट्रॉइड हो गया, या फिर सुपरनोवा हो गया, या फिर अंतरिक्ष का जो मलबा है और अन्य सभी जो भी खगोलीय पिंड हैं उन सबको देखा जा सकता है। ठीक है, देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप, मतलब इससे पहले भी जो है आपका देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप, और साथ में एक और है देवस्थल फास्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप। ये दोनों भी पहले से स्थापित है और अब ये जो है आपका तीसरा टेलीस्कोप हो जाएगा देवस्थल में। ठीक है, तो याद रखिएगा LMT में क्या किया गया है? एक परावर्तक तल के साथ दर्पण भी शामिल होता है। ठीक है, और ILMT में पारा परिवर्तक स्थल के रूप में होता है, मतलब जो ILMT जो होता है उसमें परावर्तक स्थल के रूप में, मतलब रिफ्लेक्टिंग पार्ट जो होता है इसका, रिफ्लेक्टिंग पार्ट जो होता है वो पारा का बनाया जाता है, पारा यानी कि मरकरी का बनाया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, दोनों में यही अंतर होता है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेफिचू सुरंग कहाँ स्थित है जिसका उत्खनन कार्य हाल ही में पूर्ण किया गया? वेयर इज द नेफिचू टनल लोकेटेड व्हिच एक्सकैवेशन वर्क वाज कंप्लीटेड रिसेंटली? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर लद्दाख? तो ये जो है आपका कहां पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नेफिचू सुरंग, याद रखिएगा। इसका कार्य जो है हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीमा सड़क संगठन ने पूरा किया है और अंतिम ब्रेक थ्रू ब्लास्ट इसका किया है। इसकी ऊंचाई जो है वो 5700 मीटर है। ठीक है, 5700 फीट है। इसकी ऊंचाई कितनी है सुरंग की? 5700 फीट है। और यह जो है पश्चिमी कामेंग जिले में बालीपारा 4 दुआर तवांग रोड पर 500 मीटर लंबी, ये जो है 500 मीटर लंबाई है इसकी। ठीक है, और डी आकार सिंगल ट्यूब डबल लेन सुरंग है। ठीक है, याद रखिएगा। और 22 जनवरी 2022 को उसी सड़क पर जो है एक और परियोजना विकसित किया गया। ठीक है, जो कि है ट्विन ट्यूब सेला टनल प्रोजेक्ट। इसका नाम क्या है? सेला टनल प्रोजेक्ट। इसी रोड पर जो है सेला टनल प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? तो यह 22 जनवरी 2022 को किया गया था। उसका जो ऊंचाई था वो कितना था? 1555 मीटर, सॉरी 1555 मीटर उसका ऊंचाई था। ठीक है, याद रखिएगा। और साथ में 980 मीटर, मतलब ट्विन ट्यूब है तो 980 मीटर और साथ में 1555 मीटर, ये दोनों इसका ऊंचाई का था। और उसका भी जो है काम पूरा कर लिया गया। ठीक, तो ये दो जो आपके नेफिचू सुरंग हो गया एक, और एक हो गया आपका सेला टनल प्रोजेक्ट, ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने दोनों को बनाया। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के 2015 से 19 के डाटा के अनुसार भारत की जीवन प्रत्याशा बढ़कर कितनी हो गई है? अकॉर्डिंग टू द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम डेटा फॉर 2015 to 2019, इंडियाज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज इंक्रीज टू हाउ मच? 68.7, 69.2, 69.7 या फिर 70.2? आंसर क्या हो जाएगा? 69.7।
ये डाटा किसका है, याद रखिएगा सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का डाटा है, एसआरएस का डाटा, ठीक है। और 2015 से 19 तक का डाटा है, ये भी याद रखिएगा। और आयु बढ़कर कितना हो गया है, 69.7 हो गया है, ठीक है। हालांकि भारत की जीवन प्रत्याशा जो है अनुमान ग्लोबल जो है वो है कितना, 72.6 है। ग्लोबल कितना है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो है 72.6, उससे काफी कम है अभी, ठीक है। सबसे ज्यादा भारत में जो जीवन प्रत्याशा है वो किसकी है, दिल्ली की है, 75.9, ये याद रखिएगा दिल्ली का है ये, ठीक। सबसे ज्यादा दिल्ली के लोग जिंदा रहते हैं, ठीक। उसके बाद किसका किसका स्थान है, तो केरल, जम्मू और कश्मीर का नंबर आता है। दिल्ली के बाद कौन है, केरल है सेकेंड नंबर पर, और उसके बाद है J&K, ये है तीसरे नंबर पर, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जीवन प्रत्याशा जो है वो सबसे कम है देश भर में, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, इसमें किस आयु वर्ग की लड़कियां जो हैं वो शामिल होती हैं, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, गुजरात बन गया है, ठीक है। सबसे पहले तो ये याद रखना है। अब इसमें किस आयु वर्ग की लड़कियां शामिल होती है, 5 से 10, 11 से 15, 11 से 21 या फिर 15 से 21। तो इसमें जो है 11 से 21 वर्ष के आयु की लड़कियां शामिल होती हैं, ठीक है। अब इसकी शुरुआत जो है गुजरात के कच्छ जिले के कुनारिया, मोटागुआ, मस्का और वडसर गांवों में की गई है। और यदि बात करें तो इसमें बालिका पंचायत का सरपंच के रूप में 20 वर्षीय उर्मी अहीर को चुना गया था, ठीक है। सबसे पहला जो पंचायत हुआ उसमें उर्मी अहीर को चुना गया, जो कि 20 वर्ष की लड़की थी, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस देश के टी राजा कुमार को हाल ही में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में आप लोग सुनते होंगे बराबर कि FATF में जो है ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया पाकिस्तान को। हाल ही में जो है आपका एक और देश को ग्रे लिस्ट में डाला गया था, जैसा नाम बताइएगा उसका कमेंट में, ठीक। तो FATF के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है, ये पूछा जा रहा है। मलेशिया, और वो टी राजा कुमार को चुना गया है, वो किस देश से है ये पूछा जा रहा है, मलेशिया, सिंगापुर, भारत या फिर युगांडा, ठीक है। तो ये जो है सिंगापुर के हैं टी राजा कुमार, जिनको FATF का अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। इससे पहले जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था, डॉक्टर मार्कस प्लियर। इससे पहले जो अध्यक्ष थे उनका भी नाम क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा डॉक्टर मार्कस प्लियर उनका नाम था, ठीक है। और कार्यकाल जो होगा टी राजा कुमार का वो 2 साल का होगा। FATF की स्थापना जो हुई थी 1989 में हुई थी, ये याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बुल्गारिया के सोफिया में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई है। तो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि अंडर-20 विश्व कप, अंडर-20 रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया, तो ये जो है बुल्गारिया में आयोजित किया गया, सबसे पहले ये याद रखिएगा। और कौन सी भारतीय जो है स्वर्ण पदक जीती हैं और पहली महिला बन गई हैं, तो देख लीजिए साक्षी मलिक, विनेश फोगट, अंतिम पंघाल या फिर अंशु मलिक। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अंतिम पंघाल। अंतिम पंघाल जो है वो कहाँ की है, हरियाणा की है, ठीक है। सबसे पहले तो भारतीय हैं, लेकिन उसके बाद यदि पूछा जाए तो ये कहाँ की हैं, हरियाणा की है, ठीक है। 53 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने कजाकिस्तान की एटलिन सायगावा को 8-0 से हराया है, ठीक है। हरियाणा में भी कहाँ की हैं, तो हिसार जिले के भगाना गांव की निवासी हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, इनके बारे में पूछा जा सकता है। इससे पहले सोनम मलिक ने 62 किलोग्राम और प्रियंका ने 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता था। इसी प्रतियोगिता में जीता है किसने, 62 किलोग्राम कैटेगरी में यदि देखें तो किसने जीता, सोनम मलिक ने, ठीक है। इसी प्रतियोगिता में, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है, सोनम मलिक ने जीता है। और 65 किलोग्राम कैटेगरी की बात करें तो इसमें जो है आपका प्रियंका ने जीता है, प्रियंका मोहिते इनका पूरा नाम है, ठीक है। इन्होंने जीता है, क्या जीता है, रजत पदक जीता है, मतलब कि सिल्वर पदक जीता है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य में दही हांडी को एक एडवेंचर स्पोर्ट्स का दर्जा दिया गया है। दही हांडी कहाँ सबसे ज्यादा मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर राजस्थान। आप लोग देखा होगा बॉलीवुड मूवी में बराबर दही हांडी होता रहता है। तो ये जो है महाराष्ट्र में दही हांडी को एक एडवेंचर स्पोर्ट्स का दर्जा देने की बात की गई है, ठीक है। और इसमें जो शामिल होते हैं गोविंदा, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा और सरकारी नौकरियों में 5% का रिजर्वेशन भी दिया जाएगा, ठीक है। साथ ही जल्द ही जो है प्रो कबड्डी के नियमों के आधार पर राज्य में दही हांडी प्रतिस्पर्धा भी शुरू की जाएगी। नवी मुंबई के पास घनसोली गांव में यह परंपरा जो है दही हांडी की परंपरा, नवी मुंबई में घनसोली गांव में जो है यह परंपरा 104 साल से चली आ रही है। और यहाँ सबसे पहले 1907 में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी की शुरुआत हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन
का आयोजन कहाँ किया गया 2022 में, ठीक है। बर्लिन, जेनेवा, दुबई या फिर लिस्बन, कहाँ किया गया? आंसर जो है आपका ये शुरू किया गया लिस्बन में, ठीक है। आंसर याद रखिएगा, लिस्बन में इसकी शुरुआत की गई है। केन्या और पुर्तगाल सरकार, केन्या और पुर्तगाल सरकार ने संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी की है, ठीक है। केन्या और पुर्तगाल सरकार की मेजबानी में 5 दिवसीय, ये 5 दिवसीय था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। दुनिया भर के 130 देशों के नेता इसमें शामिल हुए, ठीक है। और इसमें जो है महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों की रक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते की संभावना का पता लगाने के लिए जो है विचार विमर्श किया गया, ठीक है। भारतीय प्रतिनिधित्व का मंत्री, जो प्रतिनिधित्व का नेतृत्व किया वो किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया, याद रखिएगा, जितेंद्र सिंह इसमें भारत की तरफ से शामिल हुए हैं, ठीक है। और इस सम्मेलन का उद्देश्य जो है महासागर के सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक विज्ञान आधारित नवीन समाधानों को बढ़ावा देना है। सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक कौन सा घोषित किया गया है? 2021 से 2030 को घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक, ठीक है। ये याद रखिएगा, 2021 से 2030 को घोषित किया गया। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी का परिचालन ट्रायल 15 अगस्त को किया गया। इसकी लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा, सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? तो सुपर वासुकी है, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, ठीक है। कब परिचालन किया गया? 15 अगस्त को। अब इसका लंबाई पूछा जा रहा है, तो 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर या फिर 3.5 किलोमीटर। अब इसका लंबाई कितना है? 3.5 किलोमीटर। कितना लंबा होगा आप सोच सकते हैं। इसमें डब्बा कितना है? 295 डब्बा है। जहां से गुजरा होगा ना, वहां के लोगों को रेलवे प्लेटफॉर्म पर रुकना पड़ा होगा काफी समय तक, है ना। 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ के कोरबा से इसका परिचालन शुरू हुआ। कहां तक के लिए? नागपुर के राजनांदगांव के बीच, ठीक है। तो नागपुर, कोरबा से नागपुर याद रखिएगा, ठीक है, या फिर छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ के कोरबा से नागपुर के राजनांदगांव के बीच। अब इसमें जो है 27,000 टन कोयला जो है वो एक जगह से दूसरे जगह ले जाया गया, ठीक है। अब इसमें साउथ ईस्टर्न रेलवे ने इसका परिचालन किया है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। कौन से रेलवे ने परिचालन किया? साउथ ईस्टर्न रेलवे। खास करके रेलवे के एग्जामों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट है, इसरो का अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, इसरो का स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है, जिसने भारतीय नौसेना के साथ समुद्र विज्ञान तथा मौसम विज्ञान में उपग्रह आधारित नौसेना अनुप्रयोगों पर समझौता किया है? वेयर इज द स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ऑफ इसरो व्हिच हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद इंडियन नेवी ऑन सैटेलाइट बेस्ड नेवल एप्लीकेशंस इन ओशियोनोग्राफी एंड मेटीरियोलॉजी? बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद या फिर चेन्नई, कहां पर स्थित है ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है आपका अहमदाबाद में स्थित है, ठीक है, अहमदाबाद में स्थित है, ये याद रखिएगा, ठीक। और इस केंद्र का नाम भी याद रखिएगा, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। और किसका है ये? इसरो का है, ये भी याद रखिएगा, सब जो इंपॉर्टेंट है। यह समझौता ज्ञापन जो है वो 2017 में हस्ताक्षर किया गया था इस पर, ठीक है। और सब 2017 में पिछला एक समझौता ज्ञापन था, उसी का ये विस्तार है, उसी का एक्सटेंशन है ये, ठीक है। दोनों संगठनों के बीच में सहयोग को आगे बढ़ाएगा ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए, हाल ही में प्रधानमंत्री ने नीति आयोग के संचालन परिषद की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। नीति आयोग के शासी परिषद में कौन कौन शामिल नहीं होते हैं, यह पूछा जा रहा है। विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग? चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अलोंग विद द लेजिस्लेचर, मतलब विधायिका के साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, इसके बाद पदेन सदस्य के रूप में नीति आयोग के उपाध्यक्ष और नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य और राज्यों के राज्यपाल। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो है राज्यों के राज्यपाल शामिल नहीं होते हैं, ठीक है, राज्यों के राज्यपाल जो होते हैं शामिल नहीं होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। ये जो है नीति आयोग के शासी परिषद जो है वो अंतर क्षेत्रीय, अंतर विभागीय और संघीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग प्रोवाइड्स अ फोरम टू डिस्कस इंटर रीजनल, इंटर डिपार्टमेंटल एंड फेडरल इश्यूज, ठीक है। अब इसमें जो है कौन कौन शामिल होते हैं? विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में केंद्रीय मंत्रीगण भी इसमें शामिल होते हैं, और बाकी तो आपको बता दिया मैंने, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों जो है वो शामिल होते हैं, ठीक है। चलिए, राज्यों के राज्यपाल इसमें शामिल नहीं होते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हरियाणा की कौन सी कैप्टन है जिनका नाम क्या है, जिन्होंने भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनकर के कमाल कर दिया है, ठीक है। तो शीतल अवस्थी, अभिलाषा बराक, शिवांगी सिंह या फिर भावना कंठ, इनका नाम क्या है यही पूछा जा रहा है। नाम क्या है इनका? अभिलाषा बराक है, अभिलाषा बराक, जो कि कहाँ की है? हरियाणा की है, ठीक है। और ये पहली फाइटर एविएटर बन गई है इंडियन आर्मी की, तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। कैप्टन बराक को 2072 ये वर्ष नहीं है, 2072 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन की दूसरी उड़ान के लिए नामित किया गया, जो कि ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर का संचालन करती है।
नाम क्या है? एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का ध्रुव नाम है, ठीक है, और ये स्वदेशी है, ठीक। बराक को सितंबर 2018 में आर्मी एयर डिफेंस कोर में कमीशन किया गया था, और आर्मी एविएशन कॉर्प्स सेना का एक गठन है जिसका गठन कब किया गया था? 1986 में किया गया था, आर्मी एविएशन कॉर्प्स का गठन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के निलंबन के बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस के स्थान पर किस देश को शामिल किया है? तो सबसे पहले तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से कौन अलग हुआ है? तो रूस को निलंबित किया गया है। चेक गणराज्य, पुर्तगाल, तुर्की या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? किसको शामिल किया गया है? तो चेक गणराज्य यानी कि चेक रिपब्लिक को शामिल किया गया है, याद जरूर रखिएगा, ठीक है। जो यूक्रेन के साथ रूस ने युद्ध किया है उसी के आरोप में रूस को जो है निलंबन किया जाना था, लेकिन रूस ने खुद ही छोड़ दिया संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल को, ठीक है। यूएनएचआरसी में 3 साल के कार्यकाल के लिए, कार्यकाल कितना होता है? 3 साल का होता है। 47 सदस्य इसमें जो है वो चुने गए हैं, ठीक है, और सीटों को क्षेत्रीय समूह के आधार पर विभाजित किया गया है। इसमें कोई भी सदस्य लगातार 2 बार से अधिक यूएनएचआरसी सीट पर नहीं रह सकता, अधिकतम जो है 2 बार ही रह सकता है, उसके बाद नहीं रह सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ज्यादा क्वेश्चन अब बचा हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन, बेंगलुरु बेस्ड एक न्यू बैंक प्लेटफॉर्म है जो कि भारत का 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है। तो याद रखिएगा, भारत का 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन बन गया है? ओपन बन गया है, और ये जो है बेंगलुरु में है और एक न्यू बैंक प्लेटफॉर्म है। भारत के 100 यूनिकॉर्न का कुल मूल्यांकन कितना है ये पूछा जा रहा है। व्हाट इज द टोटल वैल्यूएशन ऑफ 100 यूनिकॉर्न्स ऑफ इंडिया? 330.7 अरब डॉलर, 332.7, 335.5 या फिर 332.5 अरब डॉलर। तो इसका टोटल मूल्यांकन जो है वो 332.7 है, ठीक है, 332.7 बिलियन डॉलर है टोटल मूल्यांकन 100 जो टोटल यूनिकॉर्न है उनका। और ये 100वां यूनिकॉर्न कब बना? तो 2 मई 2022 को बना। ओपन नाम है इसका, ठीक है, याद रखिएगा। आज जो है वैश्विक स्तर पर देखें तो हर एक 10 में से एक जो यूनिकॉर्न है वो कहाँ का है? भारत का है, ठीक है। यूनिकॉर्न उन दुर्लभ स्टार्टअप्स को कहा जाता है जिनका जो टर्नओवर है वो कितना हो जाता है? 1 बिलियन डॉलर हो जाता है, ठीक है। 1 बिलियन डॉलर का मूल्यांकन जिसको हासिल हो जाता है उसको कहा जाता है यूनिकॉर्न, ठीक है। भारतीय स्टार्टअप, यहाँ पर टर्नओवर नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर इवैल्यूएशन जो है, टोटल इवैल्यूएशन जो है वो 1 बिलियन डॉलर हो जाना चाहिए, ठीक है, उससे अधिक हो जाना चाहिए। भारतीय स्टार्टअप्स को देखें तो भारतीय स्टार्टअप परिवेश जो है यूनिकॉर्न की संख्या से दुनिया में तीसरा सबसे ज्यादा संख्या है यूनिकॉर्न्स का। कहां पर? भारत में, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक। चलिए, यूनिकॉर्न्स के मामले में भारत जो है वो विश्व में तीसरे स्थान पर है। चलिए आगे देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का में हिस्सा लिया। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क या फिर स्वीडन? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका डेनमार्क। डेनमार्क में यह हुआ था। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, कोपेनहेगन, जहां पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। याद रखिएगा, कोपेनहेगन में सम्मेलन का आयोजन किया गया। पहला जो सम्मेलन हुआ था भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन जो है वो 2018 में आयोजित किया गया था। कहां पर? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, ठीक। अब आगे देखें तो नॉर्डिक देशों के साथ भारत का व्यापार जो है वो 5 बिलियन डॉलर का है, ठीक है। 2020-21 में जो हुआ है वो 5 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है नॉर्डिक देशों के साथ, ठीक, याद रखिएगा। नॉर्डिक देशों में कौन कौन आते हैं, कौन कौन शामिल होते हैं, जरा सा ये बताइएगा कमेंट में, ठीक है। और महामारी के बाद देखें, कोविड-19 महामारी के बाद देखें तो आर्थिक सुधार जो है, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, नवाचार, डिजिटलीकरण और हरित एवं स्वच्छ विकास इत्यादि क्षेत्रों में बहुपक्षीय सहयोग पर इसमें चर्चा की गई, ठीक है, जो नॉर्डिक के साथ भारत का शिखर सम्मेलन हुआ उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वियतनाम में खोले गए दुनिया के सबसे लंबे बाख लॉन्ग कांच ब्रिज की लंबाई क्या है? दुनिया का सबसे लंबा जो ग्लास ब्रिज खोला गया है उसका नाम क्या है? बाख, उसका नाम है बाख ब्रिज, ठीक है। और यह जो है वियतनाम में खोला गया है, ये भी याद रखिएगा। अब इसका ऊंचाई कितनी, लंबाई कितनी है ये पूछा जा रहा है, तो 532, 552, 582 या फिर 632 मीटर। इसकी अगर हम लोग ऊंचाई देखें तो ऊंचाई जो है वो आपका 492 फीट है। 492 फीट जो है इसकी ऊंचाई है। 150 मीटर भी इसको कह सकते हैं। 492 फीट को कन्वर्ट करिएगा तो इतना आएगा। और इसका जो मतलब लंबाई है वो टोटल कितना है? 632 मीटर है, ये याद रखिएगा, ठीक है। 2073 फीट भी इसको कहा जा सकता है, तो हो सकता है फीट में पूछ दे तो फीट में भी याद रखिएगा 2073 फीट यानी कि 632 मीटर है, ठीक है। बाथ लॉन्ग ब्रिज इसका नाम है, ठीक है। अंग्रेजी में अर्थ क्या होता है इसका? व्हाइट ड्रैगन, अंग्रेजी में अर्थ होता है व्हाइट ड्रैगन, ठीक, याद रखिएगा। कहां पर है? वियतनाम में है।
निश्चित तौर पर याद रखिएगा। यह ब्रिज जो है उत्तर पश्चिम में सोमला प्रांत में है और इससे पहले जो सबसे लंबा ब्रिज था वो 1725 फीट का था, 526 मीटर लंबा। वो कहाँ था? इससे सब पहले चाइना में था। ठीक है, याद रखिएगा, चाइना के ग्वांगडोन में स्थित था वो। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि PSLV C-53 मिशन द्वारा इसरो ने किस देश के 3 उपग्रहों को हाल ही में लॉन्च किया है? सऊदी अरब, सिंगापुर, लिथुआनिया या फिर भूटान। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंगापुर के 3 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया इसरो ने PSLV C-53 के द्वारा। ठीक है, PSLV C-53 मिशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, यह जो है दूसरा समर्पित वाणिज्यिक मिशन है, मतलब कि दूसरे देशों को के सैटेलाइट्स को लॉन्च करके और इसरो जो है कमाना शुरू कर चुका है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से यह जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है वहां से इसको लॉन्च किया गया और यह जो है PSLV का 55वां मिशन था, 55th मिशन था PSLV का ये। ठीक है, याद रखिएगा, PSLV C-53 इसरो के कॉर्पोरेट आर्म न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का दूसरा महत्वाकांक्षी मिशन है। मतलब इसरो के लिए जो वाणिज्यिक मिशन, कमर्शियल मिशन लॉन्च करता है वो कौन करता है? नाम याद रखिएगा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये होना चाहिए, आई थिंक सो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ कुशियारा नदी के पानी को अंतरिम तौर पर साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन के मसौदे को अंतिम रूप दिया है? विद विच कंट्री डिड इंडिया फाइनलाइज अ ड्राफ्ट MOU टू शेयर द वाटर्स ऑफ द कुशियारा रिवर ऑन एन इंटरिम बेसिस? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान या फिर म्यांमार? आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश इसका आंसर हो जाएगा। कुशियारा नदी याद रखिएगा। ठीक है, भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की 38वीं बैठक थी ये। ठीक है, 38th बैठक थी, मंत्री स्तरीय बैठक, जो कि कहां पर हुई? न्यू दिल्ली में हुई थी, न्यू दिल्ली में आयोजित हुई। और इसी में भारतीय प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है, उन्होंने की। और दोनों पक्षों ने कुशियारा नदी के पानी को अंतरिम तौर पर साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन के मसौदे को अंतिम रूप दिया। और दोनों पक्षों ने क्या किया? त्रिपुरा में सबरूम टाउन की पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फेनी नदी से पानी लेने वाले स्थान तथा उसकी तकनीकी अवसंरचना के डिजाइन को अंतिम रूप दिए जाने का स्वागत भी किया है। ठीक है, तो फेनी नदी याद रखिएगा कहां पर है? फेनी नदी से जल आपूर्ति कहां होगी? त्रिपुरा में होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए। ये हमारा 6th वीडियो था टॉप 50 का, और 7th वीडियो हाल ही में जल्दी आने वाला है। तो हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, और जितने भी वीडियोज हमने डाले हैं उससे निश्चित तौर पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे आगे भी, तो याद जरूर रखिएगा। ठीक है, चलिए अभी जो BPSC का एग्जाम हुआ था ना, BPSC AAO का एग्जाम हुआ था, उसमें भी हमारे टॉप 50 वीडियो से क्वेश्चन लगातार पूछे गए। तो हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा और हर एक वीडियो देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।